नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई दिन बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी और सीधे जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, कोर्ट का बुलावा आ गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। इस समन का मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि आप अधिवक्ता भी रहे हैं और बहुत सारे केस में अपीयर भी होते रहे हैं, आपको कानून की जानकारी भी है। पिछली तारीख पर मुझे ध्यान है कि ईडी ने इनको समन जारी करने के लिए कहा था, तब कोर्ट तैयार नहीं हुआ था। उसने कहा था कि कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज अधूरे हैं अभी, इनको आप पूरा करिए, उसके बाद हम इस पर देखेंगे। तो क्या दस्तावेज पूरे हो गए हैं? और अब राहुल और सोनिया गांधी को अगर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 मई को तलब किया है, नोटिस भेजा है, समन भेजा है, तो इसके मायने हम क्या समझें? हाँ, देखिए, मैं कोर्ट का आदेश पढ़ रहा था तो उन्होंने पहली चीज यही लिखी है कि दस्तावेज पूरे हो गए। 25 अप्रैल को इसकी सुनवाई थी और 25 अप्रैल को अदालत ने कहा था कि ईडी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है और आप पहले उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें। तो आज जब मैंने आदेश देखा उनका, तो मैंने देखा कि पहली लाइन उस आदेश की यही है कि पिछली बार जो डॉक्यूमेंट्स की कमी बताई जा रही थी, मुझे कोर्ट को बताया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए हैं और चूंकि पूरे हो गए हैं तो सब नोटिस जारी हो गई। अच्छा, इसमें भी आपने चूंकि कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पूछा तो मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि साहब, बड़ी सीधी सी बात होती है। जब जांच होती है तो जांच वो पुलिस की हो, चाहे फिर ईडी की हो, चाहे सीबीआई की हो, जांच करने के बाद जो जांच एजेंसी होती है वो कोर्ट में या तो चार्जशीट फाइल करती है या फाइनल रिपोर्ट। चार्जशीट का मतलब होता है कि वो बताती है कि साहब, हम इनको अपनी जांच के दौरान इन लोगों को मैंने इन मामलों में दोषी पाया। और फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि साहब, इनके खिलाफ जो कुछ भी आरोप थे वो गलत है, तो मैंने इनको दोषी, जांच एजेंसी ने उनको दोषी नहीं पाया। इस केस में चार्जशीट फाइल हुई है। तो चार्जशीट जब फाइल होती है तो कोर्ट इसके पहले कि उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करे, जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट होती है उनको नोटिस दिया जाता है कि वो आके अपना पक्ष रख सकें और कोर्ट दोनों पक्ष को सुन के इस बात को तय करती है कि जो चार्जशीट फाइल हुई है वो एक्सेप्ट करने के योग्य, यानी कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के योग्य है या नहीं है। तो नॉर्मली एक लाइन का ऑर्डर होता है कि भाई चार्जशीट आ गई है और इशू नोटिस। परंतु आज जब मुझे आदेश देख रहा था साहब, तो वो 20 पन्ने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला, हाई कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला, पूरे केस को नक्शल में हैंडल किया। तो मतलब मैंने जल्दी चार्जशीट पे इतने लंबे आदेश कभी देखे नहीं और मैं तो देख के एकदम दंग रह गया। तो अब ये कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है या कोर्ट इसे किस तरह लेना चाह रही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर जो लिस्टिंग हो रही है उससे अगर आप अंदाज लगाएं कि 25 तारीख को लिस्टिंग हुई, 25 के बाद तत्काल 2 तारीख को डेट पड़ी, 2 के बाद 7 दिन बाद तुरंत 8 तारीख को डेट पड़ी। मतलब जो मुकदमा 2012 में फाइल हुआ था, जिसको फाइल हुए 13 साल हो गए, उसमें 5-5, 6-6 दिन की डेट पड़ रही है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। अच्छा, मेरा हमेशा से कहना रहा है कि साहब, जो नेशनल हेराल्ड का मुकदमा बड़ा ओपन एंड शट मामला है। मैं हमेशा कहता हूं कि साहब, जिन अदालतों से, जिस हाई कोर्ट से, जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जमानतें मिल जाती हैं, रिलीफ मिल जाती है, उन कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रिलीफ नहीं मिली। तो बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये तक कहा कि साहब, इसमें सीधे सीधे आपराधिक नियत है, क्रिमिनल इंटेंट। उन्होंने कहा कि आपराधिक नियत का मामला है। और मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं नेहरू और इंदिरा और राजीव की नीतियों से असंतुष्ट हूं, पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत में मुझे खोट नजर आता है। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि आपराधिक नियत है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन को हटा दिया। तो इतनी जल्दी डेट्स पड़ रही हैं। मोटी सी बात समझ लें, और सुब्रमण्यम स्वामी खुद भी कहते रहे कि पहली बात तो ये मुकदमा भाजपा ने नहीं फाइल किया। दूसरी बात, ये मुकदमा भाजपा सरकार के कार्यकाल में नहीं फाइल हुआ। ये फाइल जब हुआ तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये साहब हुआ 2012 में फाइल हुआ। तीसरी बात, इसमें सम्मन जारी होने में 2 साल लग गया, 1.5 साल लग गया। चौथी बात, उस
2015 में जाकर इसमें कोर्ट ने किसी तरह इन लोगों को वारंट इशू किया और इसमें ये हाई कोर्ट दौड़े, सुप्रीम कोर्ट दौड़े और कहीं इनको जमानत नहीं मिली। तो फाइनली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके सरेंडर किया और सरेंडर भी मुझे याद है, इनके साथ मोतीलाल वोरा जी भी थे उस समय, और तब उनके दिवंगत होने के पहले की बात है। और पूरी कांग्रेस सड़कों पे साथ चल रही थी। ये दिसंबर 2015 की बात है जी। और कांग्रेसी चाहते थे कि सोनिया गांधी को कोर्ट में कुर्सी ऑफर किया जाए, जिसको कि जज साहब ने मना कर दिया। केवल मोतीलाल वोरा जी को उनकी उम्र का लिहाज करते हुए कुर्सी दी गई। हालांकि कांग्रेस में उम्र का कोई लिहाज नहीं होता है। आपने देखा है कि सोनिया गांधी से एक दशक बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह उनके लिए धूप में छाता लगता है, उनके लिए नहीं लगता है। तो उसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं, पर कोर्ट ने वोरा जी की उम्र का लिहाज करके उन्हें कुर्सी ऑफर की और इनको कुर्सी ऑफर करने से मना कर दिया। तो बहरहाल वहां पे इन दोनों की जमानत हुई। अब आप सोच कर देखें कि ईडी को जांच सौंप दी गई, 2015 से 2025 आ गया। मतलब जो इतना ओपन एंड शट मामला है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में साहब ओपन शट मामला, इतनी बेईमानी करके आप बैठे। आप इस बात को देखें कि आज तक कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने किसी अदालत में, किसी भी अदालत में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी मंच पे ये नहीं बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनका बचाव है। क्या बचाव है ही नहीं तो दे कहां से। वो सिर्फ ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, यानी राजनीतिक बदला लिया जा रहा है हमसे। तो इसी अच्छा, ये कोई लीगल आर्गुमेंट है नहीं। फिर से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी भी अदालत, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी मंच पर आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे सही है और आरोप कैसे गलत है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा राजनीतिक बदला चल रहा है भाजपा का। तो भाजपा तो कहीं इस पूरे गेम में है ही नहीं, बल्कि भाजपा एक तरह से आती इस गेम में कि वो ईडी जो इस जांच को एक हफ्ते में करके दे सकती थी, उसने 10 साल ले लिए। साहब जांच करने में 10 साल इसलिए ले लिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि भाई इसमें भारतीय, अभी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी जो उन्होंने नमूना का, कहीं जैसे नमूनों की बड़ी आवश्यकता क्यों है। भाई सरकार है, 10 साल से 11 साल से सरकार चल रही है, तो तमाम फैसले ऐसे भी लेगी जो उसके वोट बैंक को पसंद नहीं आएंगे। अभी जैसे जाति जनगणना वाला फैसला हो गया। तो लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटर उनसे नाराज होता है और जब वो राहुल गांधी की तरफ देखता है तो फिर से मोदी खुश हो जाता है, कहता है चले भाई इनसे तो वो बेहतर ही है। तो एक तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कंटिन्यूटी के, उनके निरंतरता की गारंटी है। तो इसलिए साहब आपने, लेकिन अब हमको मुझे लग रहा है कि शायद इस बार सरकार कुछ मन बना रही है। अगर इस बार कोर्ट में ये दोषी सिद्ध हो जाते हो तो आप समझिए कि भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी करवट होगी। ये कुछ 1975 जैसी करवट होगी, जब अदालत ने इंदिरा गांधी को दोषी सिद्ध कर दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अदालती आदेश को कूड़े में फेंका और देश में इमरजेंसी लगा दिया, पार्लियामेंट का टर्म बढ़ा दिया, फिर जो हुआ सबने देखा। पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हाल होगा और कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। वो ग्लू है, ये वो गोंद है जो पार्टी को एकत्रित रखता है। ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी मुफीद, बड़ी फायदे का सौदा साबित होती है साहब। तो लेकिन अगर ऐसे में कोर्ट इनको दोषी ठहरा देगा। अच्छा, मुझे एक बात, अभी मैं अपने शो चैनल घूमता आने पे कह रहा था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बात से और घबराती है। उनको लगता है कि साहब इंदिरा गांधी को आपने हथकड़ी लगाई, इंदिरा गांधी वापस आ गई, जो गिरफ्तार होता है देश की जनता वापस ले आती है। इनको ये बात मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मानिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, और मानिए इनको एक हफ्ते के लिए जेल भी हो गई। आप भी जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाएगी। आपको भी मालूम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कांग्रेस के वकील दशकों तक लटका के रखने में सक्षम है। तो जमानत भी हो जाएगी और मामले में ये मुकदमे केस भी लड़ते रहेंगे, और ये चुनाव भी लड़ते रहेंगे और दशकों तक इसमें फैसला नहीं होगा। तो इनके पास एक विक्टिम कार्ड भी हो जाएगा, जेल से भी बाहर निकल आएंगे, रोना धोना भी, सिंपैथी वोट भी चलता रहेगा। तो अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इनको जेल भेजने से घबराती है तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है। ओंकार सर। अनुपम जी, मेरा यही सवाल था आपसे, क्या नरेंद्र मोदी, जिनको सताया गया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके एक एसआईटी का गठन किया गया और गुजरात दंगों पर उस एसआईटी ने इनको 9 घंटे तक ड्रिल किया, और देश में पहला मौका था जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को किसी एसआईटी ने, किसी एजेंसी ने 9 घंटे तक लगातार
पूछताछ की हो, इंट्रोगेट किया हो। शायद वो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। उनके कार्यकर्ता, वो तो मुख्यमंत्री थे, भीड़ जुटाना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। कोई भीड़ नहीं, बल्कि जब मीडिया ने पूछा 9 घंटे की इंट्रोगेशन के बाद, तो उनका बयान अभी भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं भारत की न्याय व्यवस्था और एजेंसियों का सम्मान करता हूं और ये मेरा दायित्व बनता है कि अगर मैं संवैधानिक पद पर हूं तो मैं हर व्यवस्था को मानूं, उसका सम्मान करूं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब सोनिया गांधी से 3 दौर की इंट्रोगेशन की थी ईडी ने और राहुल गांधी से 5 दौर की इंट्रोगेशन की थी, तो दिल्ली में क्या तमाशा हुआ था सड़कों पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को भी याद है। और अनुपम जी, आप तो हर खबर पर, हर घटना पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। ये संविधान की प्रति लेकर के चलते हैं ना अपनी जेब में। ये संविधान का सम्मान भी करते हैं या सिर्फ नाटक नौटंकी और पाखंड करते हैं? पहले तो मैं आप ही की बात को दूसरे अंदाज से दोहरा दूं, राहुल गांधी संविधान को जेब में रखते हैं, इसको आप समझ लीजिए मुहावरे की तरह, इससे ज्यादा वो संविधान। दूसरी बात, 60 साल चाहे जनसंघ हो या भाजपा, 60 साल विपक्ष में बैठी, पर विपक्ष में रहकर भारत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही है। पूरे भाजपा से लेकर जनसंघ से लेकर पूरे इनका इतिहास देख लीजिए, 60 साल विपक्ष में रहकर भी उन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी स्टैंड नहीं लिया, कोई एंटी नेशनल स्टैंड नहीं लिया। देश की संस्थाओं को समाप्त करने का, उनको संदिग्ध बनाने का, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का स्टैंड नहीं लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार नरेंद्र मोदी दौड़ के आते थे, सीबीआई उनको बुलाती थी, सुबह से शाम तक इंटरोगेट करती थी, 7-8 बार आए। अमित शाह जेल गए, तली पार हुए, लेकिन क्या आपने इन दोनों के मुंह से कभी सुना कि सीबीआई गलत है, कोर्ट गलत है, ईडी गलत है, एसआईटी गलत है? कभी सुना? और बात सिर्फ शाह और मोदी की नहीं है, मैं तो बलराज मधोक के समय से चले जाओ, पीछे चले जाइए आप। कभी तक जनसंघ या भाजपा के लोगों ने कभी एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी स्टैंड नहीं लिया। और पहला आरोप लगता है कांग्रेसियों पे, और वो पूरे देश में पेट्रोल छिड़क देते हैं, जैसा कि खुद राहुल गांधी ने कहा अमेरिका में। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि साहब, इनकी आज मैं बात हो रही थी, गिरिजा व्यास जी जो पुरानी कांग्रेसी मिनिस्टर हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो संजय दीक्षित मुझको बता रहे थे कि गिरिजा व्यास जी उनसे कह रही थी कि हर वो बात, हर वो आइडिया, हर वो नीति, हर वो काम जो इस देश में आग लगा सके, इस देश को बर्बाद कर सके, इन माँ बेटों का सपना है। कांग्रेसी नेता थी, पर कह रही थी हर वो चीज, हर वो बात, हर वो आइडिया जो इस देश में आग लगा सके, इन माँ बेटों ने उसका सपना देख रखा है। क्या कहा? आप सब म्यूट हैं। जी सॉरी। इन्होंने मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को बहुत सताया। एक कोई मुठभेड़ हुई और उसमें गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर के सीबीआई से उनको गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2014 से तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2019 से अमित शाह गृह मंत्री हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सब ईडी जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि जब 2014 से प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी हैं, जिनको सताया गया था, उन्होंने तो कोई ऐसी बदले की कार्रवाई नहीं की। वरना 2016, 17, 18, 19 तक भी अगर ईडी के कान उमेटने थे तो माँ बेटा को गिरफ्तार करवा सकते थे। उन्होंने तो नहीं करवाया। उन्होंने तो कोई एक मिनट सर, कान उमेटने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ईडी को अपना काम करने देते, सिर्फ अपना काम करने देते, इसका मतलब रोका उनको। तो मेरा कहने का आशय ये है कि वो जो अतीत में घटना हुई थी, जो चौधरी चरण सिंह ने गलती की थी, मोरारजी भाई के रोकने के बावजूद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा करके, और इंदिरा गांधी इतनी चतुर सुजान थी, उन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले कहा कि मेरे हाथों में हथकड़ी और डाल दो, और वो चित्र जो है वो अगले दिन अखबारों में छपा और सूरत हाल बदल गई थी। और उन्होंने गिरफ्तार करने आई टीम को तब तक रोक के रखा जब तक मीडिया नहीं आ गया। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ये सहानुभूति अर्जित कर लेंगे, इसलिए एजेंसियों को अपनी चाल से ही काम करने दो, कोई जरूरत नहीं है हस्तक्षेप करने की,
या दिशा निर्देश देने की? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बदले की भावना बहुत दूर की बात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इनको बचाती रही, उनको इनके अपना लाभ दें। दूसरी बात, एक बात आप तय जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी 1 दर्जन बार गुजरात से आए सीबीआई को अपना बयान देने। राहुल गांधी को सिर्फ 1 बार बुलाया गया और कांग्रेसियों ने कोशिश की कि सीबीआई की बिल्डिंग ही गिरा दें, सिर्फ 1 बार। आप देखिए, कह रहे 56 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 56 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताएंगे कि राजनीतिक विक्टिम हैं आप, लेकिन कोर्ट को नहीं बताएंगे कि क्या गड़बड़ी है। 56 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताएंगे कि नशे हड़ताल का केस राजनीतिक बदले का केस है, लेकिन अदालत को नहीं बताएंगे। अदालत आपकी बात में, अदालत में आप ये बात नहीं कहेंगे। मेरा अपना मानना है कि ईडी को सिर्फ अगर अपना काम करने दिया जाता तो 3 महीने में चार्जशीट लग जाती। वैसे भी चार्जशीट 3 महीना 6 महीना में लगती है भाई, तो उनकी चार्जशीट लग जाती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा ओंकार सराज आपके चैनल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सोचना चाहिए। गांधी परिवार, विशेष तौर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अब इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। अभी भी आपने देखा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें जांच रुकवाने के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसमें जो साहू करके व्यक्ति गया था, वो एनएसयूआई का मेंबर है। अब ये एकदम जिसे कहना चाहिए खतरा बन चुके हैं। मैं आज मतलब वो नजम सेठी कह रहे थे, बड़े पाकिस्तानी पत्रकार है, अपने चैनल पे कह रहे थे कि पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठिए। वहां पे राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक ऑलरेडी मोदी की ऐसी तैसी कर डाले। सोचिए, इनके भरोसे बैठा है पाकिस्तान। और एक तरफ तो इनकी मुसीबतें यहाँ कोर्ट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ मोदी जी आज केरल में थे, एक मंच पर थे, एक पोर्ट का उद्घाटन करने गए थे, उसको राष्ट्र को समर्पित करने गए थे और वहां पर अडानी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री विजयन और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। शशि थरूर कल रात को जब प्रधानमंत्री ने लैंड किया तो उनकी अगवानी करने के लिए हवाई अड्डे पर भी मौजूद थे और दोनों के बीच में वहां भी हाथों में हाथ लेकर के, हाथ मिलाते हुए हमने टॉक्स देखी थी, तस्वीरें देखी थी। और आज भी मंच पर कई लोग थे, हाथ किसी से नहीं मिलाया, हाथ जोड़ा सबको, लेकिन हाथ अगर किसी से मिलाया तो शशि थरूर से। इसके मतलब क्या निकाले जाएं साहब? प्रधानमंत्री चुटकी ले, प्रधानमंत्री बेसिकली चुटकी ले रहे हैं कि जहां तक बात पहुंचनी होगी पहुंच जाएंगी वगैरह वगैरह। जहां तक शशि थरूर का मामला है, मुझे लगता है कि शशि थरूर इस बात को समझ चुके हैं कि जिस दिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पर्चा भरा था, उसी दिन कांग्रेस में उनके प्रति गुडविल खत्म हो गई और वो गांधी परिवार के निशाने पे आ गए। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस में अब उनके दिन खत्म है, उनको रखेंगे भी तो सड़ा देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको किसी मुद्दे पे खड़े नहीं होने देंगे। तो लेकिन शशि थरूर को ये भी मालूम है कि अगर वो इस समय कांग्रेस से इस्तीफा दे दें तो उनका पार्लियामेंट्री सीट चली जाएगी। तो वो जिस तरह के बयान लगातार देख रहे हैं, बड़े महीन बयान दे रहे हैं और लगातार सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी को ललकार रहे हैं, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है शशि थरूर चाहते हैं कि उनको कांग्रेस से निकाल दिया जाए। कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा तो उनकी सीट भी बनी रहेगी और वो गांधी परिवार को अच्छे से चलेंगे। वैसे भी शशि थरूर के बहुत स्टेक्स है, नहीं आप इसको समझिए, वो भी राजनीति में एक बाहरी है। वो भी मतलब आप समझिए कि वो यूनाइटेड नेशंस रह लिए, दुनिया घूम लिए, सांसद रह लिए, किताबें लिख ली, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, शादियां कर ली कहीं, तो कुल मिलाकर ही इज अ सैटिस्फाइड मैन। तो अब वो जाने से पहले कांग्रेस को थोड़ा सा घेरना चाहते हैं। और अलबत्ता मुझे ये बात अच्छी लगी कि अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद केरल के मुख्यमंत्री विजयन प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट आए और उनके फंक्शन में तो खैर था ही, क्योंकि डीएमके ने तो मैंने देखा ये भी परंपरा तो होती, और स्टालिन तो हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करना, उनके फंक्शन को भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया, रिसीव भी करने नहीं गए। मतलब जो संघीय व्यवस्था पे चोट है, तो कम से कम विजयन वहां मौजूद थे। ये काम तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी करते थे कि नहीं जाते थे रिसीव करने, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जो लोग प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं करते हैं उनको जनता कई बार पनिश तो करती है। लेकिन मैं अभी इसी पर बना हुआ हूँ, प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए एक और चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की
नींद हराम हो जाएगी साहब आज। और उन्होंने शायद इस संदर्भ में भी कहा कि मंच पर केरल के मुख्यमंत्री थे और केरल के मुख्यमंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी अडानी की, और अडानी का ही बनाया हुआ पोर्ट है जिसको लेकर के तमाम तरह की देश विदेश में राहुल गांधी केबल बिछाते रहते हैं, साजिशें रचते रहते हैं। हिंडनबर्ग के जरिए भी क्या क्या कराया गया था वो अब सबके सामने आ रहा है। तो क्या नींद हराम होगी या बस प्रधानमंत्री जी मजा ही ले रहे हैं और कुछ नहीं? क्योंकि इन लोगों को ये भी लगता है ना कि हम जितना अडानी और प्रधानमंत्री का नाम आपस में जोड़ेंगे, जितना वो विमान में साथ बैठे हुए के फोटो दर्शाएंगे सदन के भीतर सदन के बाहर, शायद प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ जाएं। लेकिन अडानी कोई हाफिज सईद नहीं है, दाऊद इब्राहिम नहीं है, इस देश के उद्योगपति हैं। आपका अपना कोई निजी एजेंडा और खुंदक हो सकती है, लेकिन देश के लिए ऐसे सैकड़ों उद्योगपतियों की जरूरत है जैसे अडानी अंबानी है। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी की नींद वींद हराम होगी, कारण बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार आप बेशर्मी का आवरण ओढ़ लीजिए तो फिर नींद बड़ी अच्छी आती है लोगों को। कोई पहली बार नहीं है। वामपंथी पार्टी मतलब विजयन जमाने से 10 साल से वहां सत्ता में है, कितने 2 टर्म सत्ता में है, वो तो लगातार अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अडानी को अपने जीवन में सारे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआती थे वो सब के सब कांग्रेस ने दिए। अडानी के साथ आपने देखा कि किस तरह के रेवंत रेड्डी ने उनका डोनेशन लिया, बाद में उनसे वापस कराया गया। अडानी को किस तरह ममता बनर्जी किस तरह अपने राज्य में लगा। तो भाई पूंजीपति आदमी है तो पूंजीपति को कौन नहीं है। और बिल गेट्स आता है, सभी लोग उसको अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपने प्रदेश में और अपने देश में पूंजी चाहिए, पूंजी चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरियां चाहिए, तो सभी लोग करेंगे। तो अडानी वाला मामला देखिए, इनका फिट तो बैठा नहीं। वो सोशल मीडिया पे हल्ला मचाना अलग बात है, पर अडानी अडानी कहना कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और लेकिन कांग्रेस के तो सारे ही आप देख ले, सारी ही सरकारें अडानी के उस पे चल रही हैं सब। अभी जब ये हिमाचल में सरकार बनी थी, उन्होंने सबसे पहले अडानी को कांटेक्ट किया था। हिमाचल में अडानी ने अपना काम रोक दिया था, तो उसके बाद हिमाचल राजस्थान में करीब हाँ 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए थे अडानी ने। हाँ। और जिस दिन राहुल गांधी अडानी पे हमला कर रहे थे सबसे बड़ा, उसी दिन इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बना के अशोक गहलोत ने राजस्थान में अडानी को बुला रखा था। तो इधर राहुल गांधी गाली दे रहे थे, उधर वो अशोक गहलोत उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो अब इसका राहुल गांधी ने, मुझे लगता है उन्हें कुछ फर्क पड़ता नहीं ना। हमको लगता है वो न्यूज व्यूज भी नहीं देखते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहा क्या हो रहा है। वो और बंदा अपनी दुनिया में व्यस्त है। इंडी गठबंधन में भी शरद पवार ने तो खुलेआम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की थी इस चीज को लेकर के कि आप अडानी के प्रोजेक्ट्स का विरोध करके एक तरीके से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है शायद वो प्रकरण था मुंबई का जो स्लम बस्तियों का प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, धारावी का, और शरद पवार ने कहा था कि अडानी तो इसको लेने स्वीकार ही करने को तैयार नहीं, और हमने बड़ा बड़ा उनसे हाथ पैर जोड़ के उनको तैयार किया, बड़ी मिन्नत करके गए। अच्छा देखिए ना, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं अडानी का हवाई जहाज मोदी इस्तेमाल कर, अरे भाई अभी तो उन्होंने एतराज कर दिया कि राष्ट्रपति महोदय अपनी हवाई जहाज से क्यों विदेश गई हैं, वो एयर इंडिया की फ्लाइट से क्यों नहीं चलेंगी आम आदमी की तरह। क्या बेहूदी बकवास बात है। वो तो राष्ट्रपति है साहब इस देश की। सोनिया गांधी 26 बार इंडियन एयरफोर्स के जहाजों से उड़ी, 26 बार। वो कहती है एक मामूली सांसद, वो आरटीआई बता रही 26 बार वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज से उड़ी। राहुल गांधी सॉरी राजीव गांधी साहब लक्षद्वीप पे छुट्टी बनाते थे तो भारतीय नौसेना का पूरा बेड़ा वहां लग जाता था। नेहरू युद्ध पोत पे इंदिरा, राजीव और संजय को लेके बर्थडे मनाते थे। हाँ, प्राइवेट क्लास क्या बोल रहे हैं। लेकिन वही है कि आपने कह के, जैसे हमारे वो बचपन में वो नहीं बच्चे ढीला मार के भाग जाते थे, अब आप पकड़ते रहिए उनको, ने जो कह रहा है कहा आगे बढ़ गया। पावर का जितना मिसयूज इस परिवार ने किया है वो तो किसी ने भी नहीं किया है। और इनकी खुंदक की वजह शायद ये भी है कि 2019 तक, जब तक राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब तक ये एसपीजी का
एसपीजी को एंजॉय कर रहे थे, तमाम चीजों को एंजॉय कर रहे थे, और अमित शाह ने आकर के न केवल एसपीजी वापस ली, बल्कि हवाई अड्डे पर भी जो इनको इम्यूनिटी मिली हुई थी वो भी वापस छीन ली। ऐसे कई वीडियो हम देख रहे हैं जब ये बाकी लोगों की तरह जहाज बन करके तलाशी दे रहे हैं वहां सुरक्षा कर्मियों को। तो इनको लगता है कि हम तो राजे महाराजे हैं, हमारे तो घर में 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, ये सब इम्यूनिटी और सुविधाएं हमसे कैसे छीनी जा सकती हैं। अरे साहब, प्रियंका गांधी को बंगला मिला हुआ था पीएम के बराबर, सोनिया गांधी की रिश्तेदारों को बंगले मिले थे, सब छिन गए ना। इनको तो सिक्योरिटी भी नहीं मिलनी चाहिए। आप देखें, सिक्योरिटी को आप स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हो, विदेश जाते हो कहते हो नहीं ले जाएंगे, सिक्योरिटी ही नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो बता देंगे आप कहाँ गए। और तो और अभी ऐसे मामले आए हैं जब सोनिया गांधी ने अपनी सिक्योरिटी को गच्चा देकर दिल्ली में मूवमेंट किया कि हमारी सिक्योरिटी को पता ना चले हम कहाँ जा रहे हैं। तो नहीं चाहिए तो छोड़ दो ना यार, उसे स्टेटस सिंबल की तरह क्यों रखे हो। और अंत में ये निवेदन कि अनुपम जी का घूमता आईना आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।